हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 101 शॉर्ट स्टोरीज रिलेटेड टू आरबीआई। द एम इज टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल बैंक। अगर आरबीआई की हिस्ट्री को आप समझ लोगे, क्यों ये बना, कैसे ये बना, क्यों नए नए इसमें पावर्स शामिल होती चलेगी, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी आज के परिप्रेक्ष्य में समझने में। अभी तक हमने बात करी कैसे आरबीआई बना और फर्स्ट गवर्नर के टाइम ऐसे क्या हालात हुए कि उन्हें 18 महीने में छोड़ना पड़ा। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुए हैं जेम्स टेलर के टाइम में, हु वाज द सेकंड गवर्नर ऑफ द आरबीआई। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन रहा था डे 1 से आरबीआई के बनने में भी, क्योंकि उस समय भी वो भारत सरकार में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। वो इंडियन सिविल सर्विसेज से आते थे और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन समझिए, उस समय फाइनेंस मेंबर हैं जेम्स ग्रेग, और जेम्स ग्रेग और जेम्स टेलर दोनों 1913 के सिविल सर्विसेज एग्जाम से आते हैं, ब्रिटिश सिविल सर्विसेज एग्जाम। और 1 रैंकर कौन था? नंबर 1 रैंकर जेम्स ग्रेग, जो आज फाइनेंस मेंबर हैं, और नंबर 2 रैंकर था जेम्स टेलर। दोनों के नाम में सर की उपाधि दी गई है बाद में, सर जेम्स ग्रेग, सर जेम्स टेलर। एक फाइनेंस मेंबर हैं, एक पहले डिप्टी कंट्रोलर रहे थे, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ द करेंसी, फिर उसके बाद कंट्रोलर ऑफ करेंसी रहे, फिर एडिशनल सेक्रेटरी रहे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और उसके बाद डिप्टी गवर्नर आरबीआई में। और जेम्स ऑसबॉर्न स्मिथ के जाने के बाद वो अपॉइंट हो गए गवर्नर आरबीआई। आरबीआई को बनाने का जो मेन पर्पस था गवर्नमेंट का, 2 चीजें थी। एक थी करेंसी मैनेजमेंट और दूसरा था देश में क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल। करेंसी की पावर तो गवर्नमेंट की ओर से चली गई, लेकिन बैंकों के ऊपर कौन सी ऐसी पावर थी रिजर्व बैंक एक्ट के अंदर जिससे आरबीआई काम कर पाता? अगर आपको एक एग्जांपल दूं, नवंबर 1938 में आरबीआई ने नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को एक लेटर लिखा। नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो थोड़ा बड़े थे, जिनके पास पेड अप कैपिटल या रिजर्व 50,000 रुपए से ऊपर हो गए थे, उनको एक लेटर लिखा, क्या आप भी अपना डेटा हमको सबमिट करना चाहोगे, जिससे कि जरूरत पड़ने पर हम आपकी एडवाइस कर पाए, हम आपकी हेल्प कर पाए। आरबीआई के पास कोई रेगुलेटरी पावर नहीं थी। शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा देना तो एक कंपल्सन था। जिस भी बैंक के पास पेड अप कैपिटल या रिजर्व 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए, उसको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिल जाता था, चाहे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी भी खराब हो। शेड्यूल 2 आरबीआई एक्ट के तहत जो आरबीआई को वीकली रिटर्न्स मांगने की पावर थी शेड्यूल्ड बैंक से, वो तो बस एक कॉम्प्लायंस का काम कर पाती थी। और शेड्यूल्ड बैंक लिमिटेड थे। उस समय बहुत छोटे छोटे स्मॉल बैंक भी आ गए थे देश में। अगर 1935 जब आरबीआई बना, 1935 से 3 साल 1938 तक हम देखते हैं तो जॉइंट स्टॉक बैंक्स का नंबर, जॉइंट स्टॉक मतलब जो शेयर होल्डर्स बैंक हैं, उनका नंबर बढ़ के हो गया था 48 से 57। इन बैंकों के पास अगर आप टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज देखोगे, टोटल डिपॉजिट देखोगे, बढ़ के हो गए थे 208 करोड़ से 239 करोड़। 715 ऑफिस से 1125 ऑफिस हो गए थे। बैंकिंग एक्सपेंड हो रहा था, लेकिन रेगुलेशन नहीं है। अभी आरबीआई बन तो गया है, बट आरबीआई के पास रेगुलेटरी पावर कहाँ आई है? पहला इस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ 1936 में, कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया। अभी तक ये विचार नहीं आया था कि इसके लिए कोई अलग से रेगुलेशन लाना है। कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1913 का होता था, उसमें अमेंडमेंट करके बैंकिंग कंपनीज को डिफाइन कर दिया, और कोई कंपनी ऐसा बैंकिंग वाला काम नहीं कर सकती है। उसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 50,000 रुपया होनी चाहिए, और उसको आरबीआई के पास कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, जिसको आज हम सीआरआर बोलते हैं। 1.5% फॉर योर टाइम लायबिलिटीज और 5% फॉर डिमांड लायबिलिटीज। जेम्स टेलर जो उस समय आरबीआई में डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने बोला ये बैंकिंग कंपनी के डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देयर विल बी मेनी बॉर्डरलाइन केसेस। कई सारी कंपनीज ऐसी मल्टीपल एक्टिविटीज कर रही होंगी, इंक्लूडिंग फाइनेंस एक्टिविटीज। उस जमाने को आप याद करिए, देश में बहुत सारे छोटी छोटी फाइनेंस कंपनीज होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, बैंकर होते थे, इंडिजिनस बैंकर, और ये लोग देश के फाइनेंशियल सिस्टम में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी कर रहे थे, क्योंकि इनके पास लोकल नो हाउ होती थी। उसके बेसिस पे लोन कर पाना वो उनकी एबिलिटी थी, और साथ में उनके पास अपना पैसा भी होता था जिसको वो लगाते थे। कई बार वो यूजुरियस इंटरेस्ट रेट, जो आपने हिंदी फिल्मों में देखे होंगे, ब्याज के ऊपर ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज, इतना ब्याज कि लोगों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां बधुआ मजदूर बन के रह जाती थी, लेकिन वो ब्याज खत्म नहीं होता था, वो भी होता था। उनका एक और कंट्रीब्यूशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने में। दूसरी ओर बैंकिंग में बहुत सारी मेलाफाइड प्रैक्टिसेस भी हैं। तो जेम्स टेलर ने बोला ये बैंकिंग की डेफिनेशन को एक्सपेंड करके नहीं होने वाला है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ ने नवंबर 35 में ये नोटेड है, उन्होंने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो था 1936 में अमेंडमेंट किया गया था, उसको वेलकम किया कि एटलीस्ट आरबीआई के पास अब कुछ क्लियरिटी है कि बैंकिंग कंपनीज अलग हैं। रिपोर्ट ऑन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी स्पेसिफिकली मेंशन करती है
कि एक स्पेशल बैंकिंग एक्ट चाहिए जिसमें कवर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, ऑडिट, लिक्विडेशन ऑफ बैंक। और उन्होंने यहाँ पे हवाला दिया कि यूएसए, कनाडा जैसे देशों में अलग से एक बैंकिंग एक्ट है जिसके तहत सेंट्रल बैंक को वो पावर मिलती है। यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर लॉ आ रहा था यूके में ऐसा कोई अलग से लॉ नहीं था, तो ये जद्दोजहद चल रही थी। जब तक एक बड़ा क्राइसिस नहीं आता है तब तक कोई बढ़िया कानून नहीं बनते। और यहाँ पर आया साउथ इंडिया बैंकिंग क्राइसिस 1938 में। ये साउथ का बहुत बड़ा बैंक जिसका नाम है TNQ बैंक, ट्रेवनकोर नेशनल क्यूलियन बैंक, ये फेल हो गया। दो बड़े बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था, ट्रेवनकोर नेशनल बैंक एस्टेब्लिश इन 1912 एंड क्यूलियन बैंक एस्टेब्लिश इन 1919। इस बैंक का हेड ऑफिस था मद्रास में, और मद्रास उस समय एक अलग स्टेट है। 28 लाख इस समय पेड अप कैपिटल है इसकी, और 3.5 करोड़ के डिपॉजिट और 75 ब्रांचेज हैं। बैंक के स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बैंक में लोनिंग हो रही है विदाउट एनी स्क्रूटनी, विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी, और बैंक एक और तो लॉस में चल रहा है लेकिन अपने ओनर्स को डिविडेंड बांटा जा रहा है। मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंट भी था और मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट भी था। एक साल भी नहीं हुआ था इसके अमलगमेशन को। 1937 में जब ये मर्जर हुआ था दो बैंकों का, उस समय बहुत इसका एप्रिसिएशन हुआ, इंक्लूडिंग RBI गवर्नर ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि एक बड़ा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बन रहा है इंडिया में। 6 महीने मर्जर के बाद इस बैंक पे रन ऑन डिपॉजिट हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे पेमेंट करे थे जिसके बारे में मार्केट में न्यूज आ गई और इनके डिपॉजिट इरोड होते रहे। बैंक का मैनेजमेंट RBI के पास हेल्प के लिए आया। उन्होंने बोला आप हमें लाइन ऑफ क्रेडिट दीजिए। RBI ने यहाँ पर बोला पहले हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, बिकॉज देखिए उस समय RBI के पास इन बैंकों से प्रॉपर कोई डिटेल्ड डेटा नहीं आता था और RBI कोई इंस्पेक्शन नहीं करता था। RBI में DBS जैसा कोई डिपार्टमेंट थोड़ी ना होता था उस जमाने में। अभी वो पावर आई ही नहीं थी, अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास भी नहीं हुआ है। RBI ने बोला हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम चाहिए। इस बीच ये मामला मद्रास हाईकोर्ट में जा चुका था। बैंक इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार हो गया, लेकिन RBI ने उसके लिए 10,000 रुपए की फी की भी डिमांड रखी। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सुनने में। आज RBI को किसी के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। RBI के पास बहुत पैसा है, उसको जहां इन्वेस्टिगेशन करना होगा खुद चला जाएगा। उस जमाने में RBI भी उतना पावरफुल नहीं रहा है, दिख रहा है बैलेंस शीट वाइज भी। बैंक का मैनेजमेंट बोलता है ये कोर्ट डिसाइड कर पाएगी आपको फीस देनी है या नहीं, और इस तामझाम में रन ऑन बैंक हो रहा है। बैंक की हालत खराब होती चलेगी और इस बात का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ RBI को भी कि RBI ने एक डूबते हुए बैंक को बचाने की बजाय अपनी फीस की बात आगे रखी, इन्वेस्टिगेशन को इंपॉर्टेंस दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट देना चाहिए था। RBI के डिप्टी गवर्नर नानावती पर्सनली मद्रास गए जब गवर्नर को लगा बहुत जरूरी है। वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिले, मद्रास के प्राइम मिनिस्टर से मिले, और बाद में गवर्नर टेलर खुद वहां जाते हैं। पूरे साउथ इंडिया में इससे बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा उठ रहा था और RBI को देश का सेंट्रल बैंक होने के नाते बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना जरूरी था पब्लिक का। बैंक फाइनली लिक्विडेट हो गया और लोगों को मिले 12 आने 1 रुपए के बदले, 1 रुपए में होते हैं 16 आने, यानी कि 25% का लॉस डिपॉजिटर्स को झेलना पड़ा यहाँ पे। आज आपको मालूम है अगर आपका बैंक में डिपॉजिट रखा हो और बैंक लिक्विडेट हो जाए तो आपके डिपॉजिट के साथ क्या होगा? कमेंट में आप लिख के बताओगे कितने अमाउंट तक का डिपॉजिट आपका इंश्योर्ड है। और इस क्राइसिस की वजह से एक एहसास हुआ देश में एक बैंक एक्ट होना चाहिए। जेम्स टेलर जो समय RBI गवर्नर थे, उन्होंने खुद पहले बैंक एक्ट का ड्राफ्ट अपने आप तैयार किया 1939 में। जेम्स टेलर का और एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा बैंक को इंडियनाइज करने के लिए। उस समय जब डिप्टी गवर्नर की जरूरत थी, जब ये गवर्नर अपॉइंट हो गए, उन्होंने खुद CD देशमुख का नाम प्रपोज किया जो आगे चल के RBI के गवर्नर बनते हैं और वो पहले इंडियन गवर्नर बनते हैं RBI के। टेलर के टाइम में ही RBI के पास एक्सचेंज कंट्रोल आया। एक्सचेंज कंट्रोल मतलब फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। RBI में एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया गया। RBI को पावर आई ऑथराइज्ड डीलर बनाने की। ऑथराइज्ड डीलर्स वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज खरीद और बेच सकते हैं। आज भी ADs होते हैं ऑथराइज्ड डीलर्स। मैंने आपको बताया था कि जेम्स टेलर का अपॉइंटमेंट हुआ था 1 जुलाई 37 से और 5 साल के लिए हुआ था। 1 जुलाई 1942 को उनका टर्म खत्म हो गया, लेकिन उनके दौरान RBI इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा कि उनको और 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली 17 फरवरी 1943 को उनकी डेथ हो गई। बैंक को स्टेब्लिश करने का काम सर ऑसबॉर्न स्मिथ कर गए थे, लेकिन बैंक को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वहां पर जेम्स टेलर का रहा है, जो बैंक को स्टेब्लिश करने वाले एक्ट की ड्राफ्टिंग से लेकर RBI को रेगुलेटरी पावर देने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उसके बाद आते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर
CD देशमुख और बैंक का कैरेक्टर किस तरीके से बदल, ये बातें हम करेंगे आगे के वीडियो में। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत समरी में बता रहा हूँ। द पर्पज इज टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल बैंक। आपके प्रश्न आप प्लीज कमेंट में पूछिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मेनी एज आई कैन। वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% faster, to unfold your potential. I wish you all the best.